के ऊपर हुक्मरान कुव्वतों ने भारत को एक बहुत प्यारा पैगाम भी भेजा है और दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने आज हमें बताया है कि भारत की तरफ अफ़गानिस्तान से आने वाले सामान की जो यकतरफ़ा आमदरफ्त है वो खोली जा रही है, यानी कि जो अफ़गानिस्तान से फल हैं वो भारत की तरफ जाने का जो रास्ता हमने बंद किया हुआ था वो खोला जा रहा है। पहले भी ये फल जाते हैं लेकिन जब से कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की थी तो हमने भारत की अफ़गानिस्तान की इस एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अफ़गानिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं है। वो वाया कराची, मुंबई या किसी और सी वो जा सकते हैं इंडिया। ये कितना बड़ा पैगाम है और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे हुकूमत की तब्दील होती हुई कश्मीर पॉलिसी क्या है इसके ऊपर जो है ये बड़ा सिम्बॉलिक करता है। सर जी, यौम शहदाए कश्मीर के ऊपर दफ्तर खारजा की तर्जुमान का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करना कि भारत को जो सहूलत हासिल थी और जो हमने 5 अगस्त को सस्पेंड कर दी थी उसको हम फिर बहाल कर रहे हैं। एक आध दिन आगे पीछे कर लेते यार, मेरा मतलब है उसी दिन ये कहना सिम्बॉलिकली, तो कैसा देखते हैं आप इसको? हुकूमतों के मुफादात होते हैं रजी साहब, और हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करती रहती हैं और बज़ाहिर वो कुछ होती हैं लेकिन इख्तियार कुछ कर लेते हैं। इसी तरह जो कुछ हुकूमत अपने अहलकारों को, अपने ओहदेदारों को जो अहकामात देगी वैसे ही, और ये मेरे ख्याल में बड़ी मायूसी, शर्मिंदगी की बात है कि अगर आज के दिन ये ना जारी किया जाता ऑर्डर और ये सहूलत जो है ये बहाल ना की जाती तो इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप देखिए ना, फ़र्क कई एक चीज़ों से पड़ा है। आप जब से ये कश्मीर का स्टेटस, मकबूजा कश्मीर का चेंज किया भारत ने, तो उसके बाद हमने किया क्या है? हम तकरीरें कर रहे हैं, हम उनसे मजाक कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करेंगे कश्मीरी अवाम के लिए, लेकिन हम अपने मुल्क में फंसे पड़े हैं और एक खत लिख रहे हैं हम, खत देखिए ना। अब ये मुझे इस खारजा पॉलिसी की ये नहीं, आज के दौर में ये फिर खत भी छोड़े, टेक्स्ट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें कि एक हमने बयान जारी कर दिया है, इतना ही काफ़ी है ना जी फिर बाकी मुल्कों के वज़राए खारजा के लिए। और फिर इसी वजह से आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हशर भी देख लें। इस्लामी ममालिक की तंजीम के पास जाके आपको बड़ी मुश्किल से कश्मीर पर अपनी कोई बात मनवाना पड़ती है, वो भी आपको कोई मान जाए उसमें। वो जो दोस्त आपके जो पिछले 70 साल से आपके साथ थे उनकी मिन्नत आप करते हैं, उसके बाद जाके वो मानते हैं। यूएनओ में आपकी बात सुनता कोई नहीं है। 2 मुल्कों के अलावा, टर्की और चाइना, इनके अलावा तीसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मलेशिया भी कर ले साथ। मलेशिया वो ठीक है, उसका एक रहा ना, लेकिन अब देखें कि अब क्या तब्दीली उसमें, वहां पे क्या तब्दीली आती है। तो ये 2 मुल्कों के अलावा मैं समझता हूं कि कोई तीसरा मुल्क ऐसा नहीं है वहां पे सलामती काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, जो हमें उस तरह से बाअसर मुल्क जो सपोर्ट करता हो। बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं, हम भी खानापुरी का काम कर रहे हैं और ऊपर से भारत के लिए इस तरह की सहूलतें हम दे के। इसका पता करना चाहिए इमरान खान को कि ये किसने आज का दिन सिलेक्ट किया। ये वज़ीर खारजा साहब का ये कारनामा है, शाह महमूद कुरैशी साहब का, या फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये फैसला हुआ? क्योंकि इतना बड़ा फैसला किसी छोटे लेवल पे तो रिजर्व हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर के लेवल से कम ये बात नहीं हो सकती। जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये अहकामात दिए, जिसके कहने पे ये सारा कुछ हुआ, उन्हें कौम के सामने बताना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला किया गया, बहरहाल ये एक फैसला नहीं मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हुकूमत जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ सीन है। इससे हटके क्या हो रहा है, ये जब कोई वक्त आएगा, वक्त गुजर जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि हमने मतलब अपनी पॉलिसी में कब तब्दीली ये लेके आए थे। अच्छा ज़हीर साहब, जो है जब अफगानिस्तान के अंदर हो रही थी रशियन इंटरफेरेंस थी, तो उस दौर के अंदर मुझे याद है कि सिर्फ 6 वोट पाकिस्तान के मुखालिफ पड़ा करते थे जब पाकिस्तान जो है इस एग्रेशन के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके जाता था। और हालांकि वहां पे उस वक्त दुनिया के अंदर बाकायदा 2 ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे और बाकी सारी पाकिस्तान की हमायत के अंदर जो थे वो वोट डाला करते थे। मैं यूएनओ की बात कर रहा हूँ और उस वक्त जो हमारे पास फॉरेन ऑफिस था। और अब यूएनओ तो छोड़ें, अब जैसे कि भाई ने हमारी रहनुमाई की, तो अब तो हमें OIC, जिसकी बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं है, उससे एक प्रेस रिलीज और रेजोल्यूशन लेने के लिए बाकायदा मिन्नतें करनी पड़ती हैं जाके, और वो जो है वो इंडिया के वजीर खारजा को बुला के उससे सेशन प्रिजाइड करवाते हैं। तो आई मीन डिक्लाइन तो आया है ना सर फॉरेन पॉलिसी के अंदर? थैंक यू रिजवान, बिल्कुल आया है जनाब। ये जो हमारी डिप्लोमेसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी, आज तक 2 ही तो हैं मेन इशू हमारे, एक अफगान इशू और एक कश्मीर इशू।
پالیسی کے تھرو بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کو راضی کر لیں، لیکن ہم نہیں کر پائے. جس وقت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت پاکستان بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھا. پاکستان اس وقت امریکہ کا الائی تھا اور پاکستان کو فنڈنگز بہت زیادہ آ رہی تھی اور اس وقت پاکستان کی سنوائی ہوتی تھی. آپ یہ دیکھیں جب جنرل مشرف کا وہ جو فارمولا ناکام ہوا اور اس کے بعد جو 10 سال کا پیریڈ آیا اس کے اندر ایک مورلی ایک جنرلی ہم سپورٹ کرتے رہے. پھر بعد میں اچانک جب یہ موجودہ حکومت آئی تو اس وقت اس کو لانے کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کو یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میسر کر کے دوبارہ جو کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ریزالو کرنے کی طرف بڑھے. اور اسی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرتارپور اور عمران خان صاحب کا جو مودی کے ساتھ بات چیت کرنا اور ون سائیڈڈ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان ہمارے ٹرمز پہ آ جائے اور اچانک ہمیں یہ نہ پتا ہونا جو یہ ایبروگیشن آف آرٹیکل جو ہوا ہے 370 and 35 پہ یہ ایک بہت بڑا فیلئر تھا ہماری فورن پالیسی میں جس کو ہم ٹائملی ریئیکٹ نہ کر سکے. وہ وجہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں ہم میں ابھی وہ سکت نہیں رہے گی. ہم اکنامیکلی ٹوٹلی کولیپس آلموسٹ ہوئے پڑے ہیں اور اسی لیے دنیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کی طرف ہے. اور انڈیا کی سمارٹ موو یہ دیکھیں ابھی جو سٹینڈ آف ہوا ہے چائنا کے ساتھ آپ یہ دیکھیں الٹیمیٹلی دونوں کنٹریز نے ریئلائز کیا اور چھوٹا موٹی ٹک ٹاک چلتی رہے گی لیکن آلموسٹ میجر جو کنفلکٹ تھا وہ اس چیز کو انہوں نے ایک دوسرے کے کنسرن ایڈریس کر لیے. پھر ابھی آپ اس کے بعد دیکھیں اگر آج تک کشمیر کے کوئی وے فارورڈ ہوا ہے 2 کنکریٹ مواقع آئے ہیں. ایک ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی جب ملے تھے جب یہ سیز فائر لائن ایل او سی میں کنورٹ ہوا تھا اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو جنرل مشرف اور واجپئی کا جب ملاقات ہوئی تھی جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا وہ